दाखिल हो चुके हैं, जहां पर कुछ खबरें लेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, खेल को खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है सरहद के उस पार पाकिस्तान से। एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है जहां पर शुमाली वजीरिस्तान के अंदर एक और मिलिटेंट को निशाना बनाया गया है, जो कि लश्कर जब्बार का माना जाता है कि वो लश्कर जब्बार का बानी है। और मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर का साथी दाऊद मलिक, जिससे निशाना बनाया गया है नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, यानी कि शुमाली वजीरिस्तान के अंदर उन्हें नजदीक से गोलियां चलाकर उन्हें खलाक कर दिया गया है। एक और बड़ी और अहम खबर, गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिस तरह से निशाना बनाया जाए, टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और ये मौलाना मसूद अजहर का साथी बताया जा रहा है दाऊद मलिक, जो कि भारत के लिए भी एक मतलूब मिलिटेंट दहशतगर्द, और इसको आज शुमाली वजीरिस्तान के अंदर निशाना बनाया गया है। मलिक दाऊद, जिसका दूसरा नाम खान मलिक दाऊद भी है, इसे आज शुमाली वजीरिस्तान के अंदर नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाते हुए हलाक कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मतलूब मिलिटेंट दहशतगर्द हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप पिछले 2 महीनों के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई मोस्ट वांटेड मिलिटेंट, चाहे वो NIA की फहरिस्त में हो, IB की फहरिस्त में हो या रॉ की फहरिस्त में हो, वो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग के अंदर मारे जा रहे हैं। और अभी जो वजीरिस्तान से खबर सामने आ रही है, नॉर्थ वजीरिस्तान की मीडिया की तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन लगातार मिल रही है, और वहाँ की जो मकामी पुलिस है उन्होंने भी अपनी मीडिया में इस बात की तस्दीक कर दी है कि दाऊद मलिक नामी मिलिटेंट कमांडर, जो काफी बुजुर्ग भी थे लेकिन इन्हें मसूद अजहर का काफी राइट हैंड माना जा रहा था, और ऑपरेशन बालाकोट के दौरान भी ये कहीं ना कहीं बच निकले थे। उस वक्त से लगातार ये सर्वेलेंस और रडार पर थे, वो मारे गए। और ये टारगेट किलिंग तब हुई है जब दाऊद मलिक एक अस्पताल के अंदर थे, एक निजी अस्पताल के अंदर जा रहे थे और वहां पर इंतजार कर रहे थे डॉक्टर के चेकअप के लिए, जिस दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद वहां पर नमूदार हुए और उन्होंने बैक टू बैक कई गोलियां जो है उन पर दागी है, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई। और उसके फौरन बाद जो नामालूम मुसल्लह अफराद थे वहां से चले गए हैं। ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहां से इस वक्त की इस तरीके की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। अब ये दाऊद मलिक कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला बनता है। जब आप इंटेलिजेंस की फाइलों को खंगालते हैं और दीगर जराया को खंगालते हैं तो पता लगता है कि लश्कर के बनाने के पीछे, लश्कर तैयबा या जैश जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, आउटफिट को बनाने के पीछे इसका एक बड़ा मेजर रोल रहा है। और मसूद अजहर और दाऊद जैसे जो दीगर लोग वहां पर मौजूद हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, असेंबल करके आगे बढ़ाया जाए, उसमें भी इनकी प्लानिंग का एक बड़ा रोल रहता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार इंतहा पसंदी की कार्रवाइयों में मास्टरमाइंड के तौर पर इन्हें देखा गया है। तो यही वजह है कि काफी मतलूब थे बीच में। जब हम जम्मू कश्मीर में इन खबरों को सुनते हैं, जम्मू कश्मीर में जब इन खबरों को सुनते हैं कि मसूद अजहर का करीबी जो रिश्तेदार है, करीबी दोस्त है मलिक दाऊद, उसको मारा गया, उससे पहले बारामुल्ला, कुफवारा और बड़े वो कमांडर जो सरहद के उस तरफ मौजूद हैं, उनको मस्जिद के बाहर या अस्पताल के अंदर गोलियां मार दी गई हैं। ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आ रही। इसके असल में जो मामलात हैं ये किस तरह आप देखते हैं? देखिए, 2 तरह का व्यू पॉइंट जो वो आ रहा है। एक ये कि एक एसेट और लाइबिलिटी की फरिश्ते बनाई गई है जो इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की है, और जो चूंकि जहां तक दाऊद की बात करिए, इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में रहा है, आर्मी कस्टडी में रहा है, और इन पर यह इल्जाम था कि ये डबल क्रॉस एजेंट है, यानी कहीं ना कहीं ये इधर भी थे उधर भी थे और कई मुल्कों के साथ राब्ते में थे। इस वजह से कई तकरीबन 8 से 9 महीने ये जेल भी रहे, जिसके बाद से छोड़ दिया गया था, लेकिन वहाँ की एजेंसीज की राडार में भी थे। लेकिन जब आप काउंटर किलिंग्स की बात करें, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पर, ये 2 तरह से बड़ी क्लियर बात हो रही है। एक ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जो अभी तक सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी मानी जा रही थी, उनका शायद
वहां पर उनकी अब इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से भी ये किलिंग्स हो रही है ताकि वो मजीद अपनी जुबान न खोले, मीडिया के सामने ना आ पाए और जम्मू कश्मीर के हालात पर कोई और बात न कर पाए। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन राइवल ग्रुप्स के अंदर बन रही है, वो भी राइवलरी का एक वजह है कि जैसे हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था कि जब ग्रुप राइवलरीज थी तो काफी अरूज पर आपस में किलिंग्स होती थी, वो भी एक बड़ी वजह इस वक्त बन रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंतहाई वांटेड मिलिटेंट्स अगर आप 2 महीनों के अंदर अंदर देखेंगे, कुछ लोगों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से, कुछ POK से, कुछ का पाकिस्तान से, कुछ का एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से रोल रहा है, तो वो सारे लोग एक एक करके मारे जाए। लेकिन एक जो लंबी फिरिस्त मोस्ट वांटेड की, उसमें एक एक करके एक एक नाम जो है वो हटता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर जो तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर शुमाली वजीरिस्तान के अंदर एक और मतलूब मिलिटेंट को निशाना बनाया गया नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से, और नारत वजीरिस्तान के अंदर उन्हें गोलियों का निशाना बनाकर खलाक कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा करते हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। काले के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 62 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। 367 रनों का हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। पहली बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 367 रन बनाए हैं। 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के गेंदबाज तेज गेंदबाज शाहिनशाह अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की हैं। और उसके जवाब में जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी है बैटिंग के लिए, तो वो 305 रन बनाकर यानी कि 45.3 ओवर्स में ऑल आउट हुई हैं, जिसके साथ ही वो 62 रन से हार गई हैं और एक बार फिर आगे के लिए अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और अगर आज की बात करेंगे तो आज 2 मुकाबले हैं, जहां पर 10:30 बजे के करीब नीदरलैंड और श्रीलंका के दरमियान पहला मैच होगा, और उसके साथ ही 2 बजे दोपहर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अगर हम मैच की बात करेंगे, तजम्मुल जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चेज करने, पहले जब लग रहा था कि जब जो अब्दुल्ला शफीक और इमाम खेल रहे थे, तब लग रहा था कि शायद ये जो हदफ है ये उसका बड़ी आसानी से उसका ताकुब करेंगे और बड़ी आसानी से हासिल भी करेंगे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विकेटें गिरनी शुरू हो गई है। उसके साथ ही बाबर भी आउट हुए हैं, इमाम भी आउट हुए हैं, और उसके साथ ही जब फिर दूसरी तरफ से इफ्तिखार भी आए, इफ्तिखार ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो भी जल्द ही आउट हो गए, जिसके बाद ही लगातार 43 यानी कि 45 ओवर के अंदर ही पूरी टीम ऑल आउट हुई है। देखिए, कल के मैच में कोचे साहब आपको देखना होगा कि जिस वक्त माश और वार्नर ने पिटाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की जी, और जब आपका ओपनिंग स्टैंड जो है वो 200 से ज्यादा रन पर मुश्तमिल है, तो यकीनन आपको फ्रस्ट्रेशन आती होगी। आपके फास्ट बॉलर्स हारिस रूफ की गेंदबाजियों को कल जिस अंदाज से माश और वार्नर ने मारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ऑन साइड, ऑफ साइड में, विकेट के चारों तरफ आसान से स्ट्रोक्स खेलकर गेंद को ज्यादा वक्त जो है बाउंड्री की ही और तैरना पड़ा। उसके बाद शायद पाकिस्तानी टीम ये समझ गई कि ये जो स्कोर है इसके आसपास तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, और बड़ी 2 इनिंग्स खेलने के लिए आपको बाबर आजम और रिजवान पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो नए खिलाड़ी लाए, उसामा मीर को लाया, जिन्होंने शाहीन आफरीदी की गेंद पर जो पहला ही कैच वार्नर का छोड़ दिया, यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और संगमील अबूर करने में ऑस्ट्रेलिया टीम को मदद मिली। लेकिन उसके बाद जब आप उसामा मीर को एक बड़े मैच में लाते हैं, शादाब को बिठाते हैं, देखिए शादाब का टीम में, नवाज का टीम में आपका इन्वेस्टमेंट 4 सालों से है। T20 वर्ल्ड कप में ये 2 स्टार प्लेयर रहे और परफॉर्म किया, 3-4 ओवर्स डाले, रन्स भी बनाए, बैटिंग भी की, और फील्डर ये दोनों बहुत अच्छे हैं। उसके मुकाबले में आपने उसामा मीर को लाया, शादाब को बिठाया, एक ही कैच जो हाथ में होना चाहिए था हथेलियों में गिरने के बजाय उसके जिस्म पे सीने से टकराया, गालिबन, जिसका यह मतलब है कि कॉन्फिडेंस कितना है उसामा को इंटरनेशनल मैच में आने के लिए। जब आपने रन चेज किया तो आपने देखा कि जो फास्ट बॉलर हैं, कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, आपने किस तरह से उनकी पिटाई वापस की। लेकिन एडम जंपा की जो गेंदबाजियां हुई, जिन्हें कल 5 विकेट हासिल किए, अगर आपको याद होगा, जंपा की गेंदबाजी जो है वो फ्लाइटेड भी नहीं थी, फ्लिपर भी नहीं थी, गुगली भी नहीं थी, वो गेंद जो थी वो पड़ने के बाद अंदर की तरफ आने लगा, और आपने अपनी विकेटें फजूल में एडम जंपा को दे दी। ये अनप्लेएबल बॉलें नहीं थी, ये लेग ब्रेक उतनी नहीं हो रही थी, और जंपा भी उतना कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहा था। लेकिन इफ्तिखार जिस तरह से ट्रैप हुए, रिजवान जिस तरह से ट्रैप हुए, बाबर ने जिस तरह से फ्लाइटेड गेंद को शॉट
मिड विकेट पर कैच दे बैठे। इसी तरह से नवाज ने जिस तरह से बाहर आकर वो कहते हैं भोजन कदमों के साथ वापसी से नहीं की क्रीज में, रिटर्निंग क्रीज में आने की और अपनी स्टंप दे दी विकेट को। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी कल, बैटिंग बॉलिंग वो दिखी, लेकिन उसके बाद चेज करने के दौरान इनकी प्रिपरेशन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ खेलने का फन तो आया, लेकिन ट्रैप हो गए। लेग स्पिनर ने एक तरफ विकेटें ले ली, एक तरफ शाहीन आफरीदी ने विकेटें ले ली। अंतर जमीन आसमान का है। बेंगलुरु की विकेट पे मैंने कल कहा था हाई स्कोरिंग गेम होगा, विकेट छोटी है, ट्रैक छोटा है, लेकिन पाकिस्तान ने वही किया। अब इसे आलमी कप में आगे बढ़ने के लिए अफगानिस्तान की टीम के साथ मजामत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एशिया की टीमों में से पाकिस्तानी टीम का एग्जिट तकरीबन नजर आने लगा है। सईद, अगर आज की बात करेंगे, आज दो मैच हैं, आज नीदरलैंड और श्रीलंका के दरमियान भी मैच हैं क्योंकि श्रीलंका टॉप बॉटम में है। उसके साथ साथ ही इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करेंगे। आज दो मैच खेले जाने हैं। आज के मैचों के बारे में क्या कुछ आपका अनुभव है? देखिए, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला 2 बजे होगा और इस मुकाबले में जो है इक्वल राइटर्स के साथ मुझे लगता है खिलाड़ी मैदान में है। इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। साउथ अफ्रीका की टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड अचानक पटरी से उतर आया और जिस तरह से डिकॉक की उस सेंचुरी लगातार बनाने के बाद उसका रिदम टूटने लगा दोबारा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम का मुकाबला जो है वो बड़ा इंतहाई अहम होगा। श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच में श्रीलंका की टीम को यह मैच किसी भी हाल में जीतना होगा क्योंकि उन्होंने इस मैच में, इस टूर्नामेंट में अभी तक जीत दर्ज नहीं की है और नीदरलैंड की टीम ने बड़ा अपसेट कर दिया है, जिसका एडवांटेज, नफसियाती बर्तरी और सबकत जो है वो जरूर नीदरलैंड की टीम के पास है। लेकिन नीदरलैंड की टीम, अफगानिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम में कंसिस्टेंसी की कमी है। ये एक दिन मैच जीत जाते हैं, दूसरे दिन फिर दोबारा बिखर जाते हैं। मुझे लगता है कि आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला 2 बजे के बाद जब शुरू होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए और क्रिकेट के मुबस्सिरीन मानते हैं कि इस मैच को आखिरी ओवर तक वो देखना चाहते हैं और इक्वल राइटर्स के साथ मुझे लगता है श्रीलंका और नीदरलैंड का मुकाबला होगा जो कुछ देर बाद शुरू होगा 10 बजे। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम अगर यह मुकाबला हार जाती है तो कप्तान, नायब कप्तान, कोच, मैनेजर, मुझे लगता है कि बहुत कुछ श्रीलंका की क्रिकेट में बदल जाएगा। चलिए अब बढ़ते आगे, आखिर पर लेते हैं एक और खबर। जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर जम्मू शाहरा है उस हवाले से कुछ अपडेट है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त को बंद किया गया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से कहा गया है कि जो डलवास का मकाम है वहां पर जरूरी मरम्मत का काम अंजाम देने के लिए फिलहाल 24 घंटे ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद रहेगी, यानी कि आज रात 12 बजे से 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ट्रैफिक की आमद-रफ्त को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डलवास के मकाम पर जरूरी मरम्मत का काम अंजाम देने के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से इस तरह का फैसला लिया गया है और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो आज रात से 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करने से गुरेज करे और सफ़र करने से पहले ही वो हुकाम से, ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करे, उसके बाद ही अपना वो सफ़र है वो शुरू कर सकते हैं। ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट है जहां पर 24 घंटों तक फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में, सलाम जी के प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। श्रीनगर स्टूडियो से सईद तजम्मुल और मुझे गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। कल 8:35 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।